गुड मॉर्निंग बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड यूनिट ऑफ द 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, जो कि आप 10th में भी पढ़ चुके हो एक बार, दोबारा आप 12th में भी है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि मान लो आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, लाइक R1, R2, R3, ठीक है, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो R1, R2 और R3 जो है, इनको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ना है। जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ोगे तो उनको जोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम उनको सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, या दो को सीरीज में जोड़ दें, फिर उन दोनों के साथ तीसरे को पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द जो बेसिक कॉम्बिनेशन है वो क्या है, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना या पैरेलल में जोड़ना। तो पहले जो बेसिक कॉम्बिनेशन है उनको पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से। मान लो वी आर हैविंग 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, और ये एक इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जुड़े हैं और V बैटरी से इनको पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब हमें यह पता करना है कि ये जो R1, R2 और R3 है ये सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में जुड़े हैं, इसका पता करने के लिए आपके पास एक तरीका है, वो क्या है, सुनो ध्यान से। ये तीनों रेजिस्टेंस जहां भी जुड़े हैं उनको दो पॉइंटों के बीच में मान लो, जैसे ये तीनों जुड़े हैं तो मान लेते हैं A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या अज्यूम करना है कि वी आर गोइंग फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट थ्रू द रेजिस्टेंस। मींस आपको अज्यूम करना है कि हम A पॉइंट से B पॉइंट के तरफ जा रहे हैं थ्रू द रेजिस्टेंस। और A पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर जाने के लिए अगर आपके पास केवल एक रास्ता है, there is only one way to go from A point to B point through the resistance, ये मत भूल जाना, through the resistance, then resistance are said to be in series combination, ठीक है। जैसे ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, ठीक है। अब A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने के लिए थ्रू द रेजिस्टेंस केवल एक रास्ता है। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान से सुनना, ये A से B पे जाने के लिए एक रास्ता ये भी है, बट हमें जाना कहां से है, थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। जिन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमें पता करना है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, उन्हीं रेजिस्टेंस के थ्रू जाना है, उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस गुजरना है, ठीक है। तो अगर आपके पास केवल एक रास्ता है तो कहा जाएगा कि वो कैसे है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच, या इफ देयर इज ओनली वन वे थ्रू द रजिस्टर्स, रजिस्टर्स बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, इट जस्ट लाइक ए डिवाइस जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स कुछ भी निकल जाए तो कंफ्यूज मत होना कि रजिस्टर क्या है, कभी रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ आया, ठीक है, हाँ जी, ओके। तो अगर देयर इज ओनली वन वे थ्रू द रजिस्टर्स बिटवीन 2 पॉइंट, देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं आगे कि ये जो R1, R2 और R3 जो हमने A और B पॉइंट के बीच में जोड़ दिए, इनका टोटल कितना होगा, ठीक है। टोटल निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये R1 प्लस R2 प्लस R3 होंगे या कुछ और होंगे, उस तरह से इनका हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस हमने A और B पॉइंट के बीच में सीरीज में कंबाइन कर दिए, और उसके बाद हमने ये जो एक बैटरी है V पोटेंशियल की, वो कनेक्ट कर दी अक्रॉस दी A एंड B पॉइंट। आफ्टर दैट क्या होगा कि ये बैटरी करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर देगी, उसका नाम क्या दे देते हैं, I। ये जब करंट यहां से यहां पहुंचेगा A पॉइंट, तो उसके पास केवल ये एक ही रास्ता है B पॉइंट के पास जाने का, है कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां से I निकला और I ही
R1 से पास हुआ, I ही 2 से, और R3 से भी I करंट पास हुआ, वही B पे पहुंचेगा, आफ्टर दैट बैक टू द पेविलियन, बैटरी के पास वापस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या समझे हम, कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में A से B के ऊपर जाने के लिए एक रास्ता था, तभी हमने उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला। तो उसी तरह से जब करंट बैटरी से निकल के चलेगा तो उसके पास भी एक ही रास्ता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस जाने का, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। इसका मीनिंग क्या है कि आई करंट ही हर एक रेजिस्टेंस से पास होगा, R1 से भी, R2 से भी, R3 से। तो हमने दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया कि करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। ठीक है, मींस हर एक रेजिस्टेंस में क्या है, हर एक रेजिस्टेंस में से सेम अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो होगा जितना बैटरी से निकला, मींस टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द करंट इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, ये पोटेंशियल जो V है ये हमने A और B पॉइंट के बीच में अप्लाई किया, मींस टोटल रेजिस्टेंस ना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोले A और B पॉइंट के बीच में वो कितना है, V। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है, इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनमें कितना कितना ड्रॉप हुआ। तो चलो करते हैं, ओम्स लॉ लगा देते हैं। बात करते हैं R1 की, तो R1 में करंट तो फ्लो हुआ I और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका नाम दे देते हैं कितना, V1, और वो बराबर होगा किसके, IR1। वैसे ही दूसरे में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V2, और वो किसके बराबर होगा, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा वो मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस। थर्ड वन में से कौन सा पास होगा, करंट तो वही पास होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V3, और वो होगा इसमें से फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में वो अब किस किस के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आई। तो इसका मीनिंग क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम है बट पोटेंशियल जो होगा वो क्या करेगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, पोटेंशियल विल डिवाइड। तो उसके बाद सुनो, ये बात तो समझ में आ गई भाई, हमारे पास जो करंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो तो क्या रहता है, सेम, बट पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। मींस पोटेंशियल क्या है, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई, करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, इसका अलग माना R1, उसका अलग माना R2, उसका माना R3। तो इसका मीनिंग क्या है कि टोटल जो रेजिस्टेंस है, नहीं सॉरी, टोटल जो पोटेंशियल है वो अलग अलग अमाउंट में अलग अलग रेजिस्टेंस में बट जाएगा। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब R1 मान लेते हैं कि R2 से ज्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या है, V1 ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, I करंट तो सेम है बट R1 ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा। अगर R2 कम है तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम। तो हम क्या समझते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। मींस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप उस रेजिस्टेंस में, जितना कम पोटेंशियल रेजिस्टेंस उतना ही कम पोटेंशियल ड्रॉप उस रेजिस्टेंस में। बात समझ में आ रही है, क्योंकि करंट सेम है, रेजिस्टेंस 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 वेरी कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका पोटेंशियल ज्यादा, तो पोटेंशियल ड्रॉप in individual resistance is directly proportional to the value of resistance। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो रेशियो होगा V1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R1 के। जो V2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R2 के। जो V3 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R3 के, और सो ऑन अगर मोर देन 3 रेजिस्टेंस हो तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 रेशियो विल बी इक्वल टू R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो।
यस और नो? बात समझ में आई? ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखते हैं, अब निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, मींस आर इक्विवेलेंट कितना होगा वो निकालते हैं। अब आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं हम, तो हमने क्या देखा, करंट से पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो ये टोटल पोटेंशियल डिवाइड हुआ, टोटल पोटेंशियल डिवाइड हुआ, ये टोटल पोटेंशियल तो किसके बराबर है, V के बराबर, करंट सेम है। तो आप क्या करो, जब कभी भी आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो शुरुआत करो जो चीज डिवाइड हुई है उनको अलग अलग निकाल लो। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हुआ है V1 V2 और V3 में, तो हम V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे, टोटल सम करके टोटल पोटेंशियल के बराबर पुट कर देंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, V पोटेंशियल अप्लाई किया, V1 V2 V3 अलग अलग बट गया, ये हम निकाल चुके हैं। V1 की वैल्यू ये है, V2 की ये है, V3 की ये है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? V1 क्या है, IR1, V2 क्या है, IR2, V3 क्या है, IR3। I क्या करो, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आई? सो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये है हमारा टोटल पोटेंशियल अप्लाइड इन ए सर्किट, ये क्या है, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल करंट ऑफ द सर्किट, वो क्या हो जाएगा, टोटल आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। समझ आया? तो इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN, अगर आपके पास N रेजिस्टेंस हो तो। ठीक है, जनरलाइज कर दिया बस। सो आर इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू N तक, और यहां पे लिख देते हैं क्या, आर आई। दिस इज द आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मान लो 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है। ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल, वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 12 ओम। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आर इक्विवेलेंट है जो कि 12 ओम है, ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनमें जो सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा है। ये कॉमन सेंस की बात है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 जो जोड़ रहे हैं, जो चीज जो टोटल आएगी, वो जो जोड़ रहे हैं चीज उनसे ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो इसका मीनिंग क्या है, अगला पॉइंट हमने क्या देखा कि आर इक्विवेलेंट इज मोर देन दी रेजिस्टेंस, मोर देन दी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लिख लो। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मींस जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, जैसे 2 4 6, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट है ये इंडिविजुअल वैल्यू से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। समझ आया? ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि मान लो ये जो R1 R2 और R3 हमने यूज किया, ये इक्वल के होते, ये भी R होता, ये भी R होता, ये भी R होता, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आता वो क्या आता, R प्लस R, और अगर N होता तो R। ये स्पेशल केस है एक तरह से। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या कंडीशन मान ली कि ये सारे के सारे बराबर होते, तब क्या होता, तब ये होता कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट है ये सारे ऐसे जुड़ते, ये भी R, ये भी R, ये भी R और R, ऐसे ये N है तो आप क्या लिख सकते हो, NR। बात समझ में आई?
बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, एक छोटा सा लगे हाथ और कर देते हैं। जैसी गिवन सर्किट है, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, उनकी वैल्यू 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, मींस हम कैसे सोल्व करें, क्योंकि यहाँ पे मैं पूछूं कि R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप फटाक से बता दोगे कि भाई इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, ठीक है, लेकिन इसमें पोटेंशियल कितना हुआ, वो IR1 होगा, इसकी मल्टीप्लाई बाय इसकी मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर करंट मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आप इजीली से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, करंट, ठीक है, करंट निकालोगे, R1 की मल्टीप्लाई करोगे उससे, वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आपसे मान लें कि दे दे क्वेश्चन कि ये है 24 वोल्ट, ठीक है, तो बताओ पहले टोटल सर्किट में करंट कितना है, तो टोटल सर्किट में अगर करंट पूछे तो क्या करोगे आप, पहले इनका आर इक्विवेलेंट निकालो, क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12 ओम, कितना आ गया, 12 ओम, और उसके बाद पोटेंशियल कितना अप्लाई किया टोटल सर्किट में, 24 वोल्ट, तो सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो कि 12 है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। बात समझ में आई। उसके बाद पूछे कि R1 में पोटेंशियल बताओ, R1 में पोटेंशियल कितना होगा, R1 में पोटेंशियल होगा, इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट वो कितना किसके बराबर होगा, जितना हमने टोटल करंट निकाला सर्किट का वो, उसके बाद R1 2 का है तो 2 2 जा 4 वोल्ट और 2 4 जा 8 वोल्ट और V3 आ जाएगा 2 6 जा 12 वोल्ट, और ये जो टोटल वोल्ट है ये बराबर होगी हमारी टोटल पोटेंशियल अप्लाइड इन द सर्किट, ठीक है, तो 4 8 12 12 24, ठीक है, ये तरीका है। और आपसे सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, उसका कोई छोटा सा पार्ट हो, ठीक है, उसमें हम करंट नहीं निकाल रहे, लेकिन हमें यहां से लेके इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल पता हो, इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या पता हो, पोटेंशियल, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट, फाइंड आउट दी पोटेंशियल अक्रॉस दी R1 रेजिस्टेंस, और वहां पे करंट की वैल्यू मालूम ना हो, आगे आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आएंगे जिन्हें कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें ये करंट की वैल्यू इजीली से निकालना पॉसिबल नहीं होगी, तो लेकिन यहाँ का पोटेंशियल गिवन हो, आपको सिर्फ ए और बी का पॉइंट के बीच का पोटेंशियल गिवन हो जो कि कितना है 24 वोल्ट, और आपसे डायरेक्ट पूछे कि R1 में पोटेंशियल बताओ, R3 में बताओ या R1 R4 जो भी है R1 में बताओ, R2 में बताओ, तो कैसे करेंगे, करंट हमें मालूम नहीं, तो बिना करंट मालूम के हम पोटेंशियल पता कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मूले में दिख रहा है कि V1 पता करने के लिए हमें करंट तो चाहिए ही चाहिए, है ना, लेकिन बिना करंट के भी हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे, सुनो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान से देखो, ये क्या है कि जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप, मींस ये एक तरह से क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, अगर V1 निकालेंगे, देखो यहां पे क्या है, ये है हमारे पास V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि R1 में निकालते हैं, क्या निकालते हैं, R1 में पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो कैसे करना है, ध्यान से सुनना, वो करना है आपको R1 में पोटेंशियल जिसका नाम क्या है V1, तो वो होगा किसके बराबर, वो होगा जो रेजिस्टेंस है R1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड मल्टीप्लाई बाई टोटल पोटेंशियल। ये कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये कैसे निकालना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू है जिसका नाम हम क्या दे देते हैं 10, क्या दे देते हैं 10, टोटल वैल्यू है 10, और मैं बोलता हूं कि इस 10 जो टोटल क्वांटिटी है इसके मैंने दो रेशियो कर दिए, दो पार्ट में बांट दिया, क्या किया, ये जो टोटल वैल्यू है हमारी 10 इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, अब जो दो पार्ट हुए उनका जो रेशियो है वो है 2:3,
क्या मान लेते हैं 2:3। तो बताओ इंडिविजुअल पार्ट में कितना कंट्रीब्यूशन आया टोटल क्वांटिटी 10 का। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप क्या मान लेते हो कि मान लेते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया 2x और कितना आया 3x। ऐसे ही करते हो, छोटी क्लासों में किया होगा बहुत बार। ठीक है जो रेशियो आया वो ना, जो रेशियो था वो क्या था 2:3। कंट्रीब्यूशन कितना मानोगे 2x 3x, और फिर आप लिखते थे 2x प्लस 3x, वो टोटल कितनी है 10, और फिर x की वैल्यू निकाल लेते थे कितनी 2, और फिर बोल देते थे कि जिस क्वांटिटी में 2 रेशियो आया है वो क्वांटिटी है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4। जो दूसरी क्वांटिटी है जिसके हिस्से में 3 आया रेशियो, वो क्वांटिटी है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो आपने एक्चुअली किया क्या, ये x इज इक्वल टू 2 कैसे आया, ये देखो ये ऐसे आया 10 ना सॉरी हाँ 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और 2 रेशियो वाली क्वांटिटी आपने निकाली जो कि 4 आई, वो 4 कैसे आई, आपने 10 डिवाइड बाई 5 किया मल्टीप्लाई बाई 2 किया, मींस इंडिविजुअल रेशियो डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ द रेशियो 5 एंड मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट। हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट क्वांटिटी, हमारे पास ये फर्स्ट क्वांटिटी आ गई जो कि इसके बराबर आई 4। ऐसे 6 निकालूं तो क्या करूं, 6 निकालना है मुझे कि 6 कैसे आए, तो क्या करूं कि ये जो टोटल क्वांटिटी थी 10 वो डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ द रेशियो 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6। तो 10 को हमने दो पार्ट में बांटा जिनका रेशियो था 2:3। तो बताओ उन दोनों पार्ट के हिस्से में 10 में से कितना कितना हिस्सा आया, तो आपने निकाल दिया 4 और 6। और तरीका क्या है कि जैसे एक के हिस्से में 2 रेशियो आया, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है 2 डिवाइड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट, आपके पास 4 आ गई। वही यहां पे किया है। ये जो पोटेंशियल है वो रेशियो में डिवाइड करते हैं R1 R2 R3 है ना, इसके रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो V1 निकालूंगा कि R1 के हिस्से में V1 कितना आया टोटल पोटेंशियल V में से, तो आप क्या करोगे R1 वो रेशियो डिवाइड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल पोटेंशियल, रेशियो डिवाइड बाई टोटल रेशियो डिवाइड बाई ना सॉरी मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी, याद रखना। ठीक है, ऐसे मैं आपसे बोलूं कि ये V2 कितना होगा, V2 होगा कि इस V2 का रेशियो कितना है R2, टोटल रेशियो कितना है R1, टोटल ऑफ द रेशियो R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई टोटल पोटेंशियल। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि V3 निकालो, V3 क्या हो जाएगा, V3 का रेशियो कितना है V3 का V में से कितना रेशियो है R3 डिवाइड बाई टोटल रेशियो R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई V। यहां पे देखो करंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, आप यहां भी कर सकते हो जैसे 2 4 6। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस गिवन थे, टोटल पोटेंशियल गिवन था हमारे पास 24 वोल्ट। तो जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा, V1 होगा रेजिस्टेंस, बस समझ रहे हो, मतलब जैसे V1 क्या होगा R1 के रेशियो के बराबर होगा, तो 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो आप ये लिख सकते हो कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू किसके होगा, जितना रेशियो रेजिस्टेंस का है जो कि कितना है 2:4:6। तो V1 अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय टोटल सम 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज 24 दैट इज 4 आ गया। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 24 सॉरी V2 क्या है 4 रेशियो के बराबर है, तो इसको करोगे 8 वोल्ट हो गया। V3 6 डिवाइड बाय टोटल 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज 24। ऐसे भी देखो यहाँ पे करंट की जरूरत नहीं पड़ी, कई बार ऐसे भी आपको ट्रिक यूज करनी पड़ सकती है, याद रखना ये। ठीक है,
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो। ठीक है, चलो करते हैं। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं अब। एक सर्किट मानते हैं जिसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं R1, ये R2, ये R3 A और B पॉइंट के बीच में जुड़े हैं। ठीक है, यहां से करंट निकलेगा कोई भी I। उसके बाद देखते हैं इस I के साथ क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो वही सेम हमें 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे सर्किट के अंदर जिनके बीच में सभी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए मान लिया, बी मान लिया, इनके बीच में जुड़े हैं सारे के सारे रेजिस्टेंस। आपको सेम वही करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करना है। अगर ए से बी के तरफ जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, 2 या मोर देन 2 अगर वे है जाने के, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ए से चलो बी की तरफ, ए से बी की तरफ जाऊंगा तो आप, और वही याद रखना, पॉइंट मत भूल जाना, थ्रो द रेजिस्टेंस। क्या है, थ्रो द रेजिस्टेंस। ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ जाओगे तो ये रास्ता है जाने का, डायरेक्ट जा सकते हो थ्रो द R2। तीसरा थ्रो द R3, मींस मोर देन 3, मोर देन 2 वे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है तो 3 4 होंगे तो 4। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें देयर इज 2 और मोर देन 2 वे हो, तो वैसे वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ आया। जाना थ्रू द रेजिस्टेंस ही है, भूल मत जाना। एक रास्ता तो ये भी है लेकिन इसमें हमें नहीं जाना। किधर से जाना है, थ्रू द रेजिस्टेंस, मींस जिस रेजिस्टेंस के बारे में कॉम्बिनेशन पता करना है कि ये कैसा है, सीरीज है पैरेलल, उसके अक्रॉस ही जाना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये वी पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट कर दी, वी पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इसका मीनिंग क्या है, ए का पोटेंशियल कितना हो गया V, B का पोटेंशियल कितना हो गया 0। समझ रहे हो, ये 0 और V कैसे लिख दिया। चलो देखो, ये V क्या है, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द गिवन बैटरी। मींस बैटरी में क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, है ना। उस 2 टर्मिनल या 2 पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही बैटरी की वोल्टेज बोलते हैं। जैसे 5 वोल्ट लिखा होता है किसी बैटरी पे कि भाई 5 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका मीनिंग क्या है कि उसके 2 टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहां पे अगर V वोल्ट गिवन है इस बैटरी पे गिवन, तो इसका मीनिंग क्या है कि V पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का। ठीक है,
अब उसके बाद ध्यान से सुनो, ये अप्लाई किया गया है किस पे, इस ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस कंबाइन है उन पे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये जो है पॉइंट जो इतनी दूर है ये भी V होगा, और मैं आपको समझाता हूं कि ये V नहीं होगा, एक्चुअली ये भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V। मींस इस रेजिस्टेंस के इधर वाले जो एंड है वहां पे पोटेंशियल होगा V, और इन रेजिस्टेंस के इधर वाले एंड पे होगा 0 0 0। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस पड़ेगा, वही R2 के अक्रॉस पड़ेगा, वही R1 के अक्रॉस पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कैसे, ध्यान से सुनो, बता देते हैं। देखो इस पूरे सर्किट में क्या है, एक आपने बैटरी जोड़ी है V वोल्ट की, ठीक है, और रेजिस्टेंस जोड़े हैं। तो क्या होगा ये कि ये जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया ये हर एक रेजिस्टेंस में सेम इक्वल जाएगा। ध्यान से सुनो कैसे जाएगा वो। अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस और बैटरी के अलावा कुछ और भी है, कनेक्टिंग वायर्स। जैसे यहां से लेके यहां तक ये कनेक्टिंग वायर, यहां से लेके ये कनेक्टिंग वायर, यहां से लेके ये कनेक्टिंग वायर, सेम ऐसे ये कनेक्टिंग वायर, क्योंकि बैटरी है, बैटरी से हम वायर जोड़ेंगे कनेक्टिंग वायर और फिर किसी रेजिस्टेंस में लगाएंगे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है वो सुनना ध्यान से। कनेक्टिंग वायर जो है वो है ऐसे कंडक्टर के जो बहुत गुड कंडक्टर है, ठीक है ना, गुड कंडक्टर के बने होते कनेक्टिंग वायर। फॉर एग्जांपल कॉपर के, ठीक है, सिल्वर के, गोल्ड के तो बना नहीं सकते, है कि नहीं, वैसे तो अच्छा कंडक्टर है लेकिन हम बना नहीं सकते। तो कॉपर है जो कॉस्ट में भी अच्छा है और अच्छा खासा कंडक्टर भी है, ठीक है। तो कॉपर जो है वो एक गुड कंडक्टर है, वो एक गुड कंडक्टर है, तो उसका मीनिंग क्या है कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, 0, ठीक है। तो जो हमेशा ध्यान रखना, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0। कनेक्टिंग जो वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। अब इस कनेक्टिंग वायर पे क्या करो, आप 2 पॉइंट मान लो, एक पॉइंट ये मान लिया, ठीक है, यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लिया और दूसरा पॉइंट ये मान लिया। इसका नाम दे देते हैं क्या, B, इसका नाम दे देते हैं A। अब देखते हैं कि A और B जो है पॉइंट, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यहां से लेके यहां तक जो वायर है उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई यहां से लेके यहां तक जो वायर था उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट जो कि कितना है, I। बात समझ में आई, ठीक है। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और उसका फॉर्मूला जो है वो है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ओम्स लॉ। तो हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट ऑफ A एंड B वो लिख दिया हमने VA माइनस VB, और वो बराबर होगा किसके, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, A और B के बीच में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई A और B के बीच में जो वायर है उसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट। बट A से लेके B तक वायर क्या है, कनेक्टिंग वायर, जो कि किसका बना होता है, गुड कंडक्टर लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, जो बहुत अच्छे खासे गुड कंडक्टर होते हैं और उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लाइक नेग्लिजिबल, जिसको आप कितना मान सकते हो, 0। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई I। तो इसका मीनिंग क्या है, VA इज इक्वल टू VB, मींस जितना पोटेंशियल B पे था उतना का उतना ही पोटेंशियल कहां होगा, A point पे, means there is no potential difference between the point A and B on the connecting wire, means there is no potential drop across the wire। एक वायर कनेक्टिंग वायर के एंड पे जितना पोटेंशियल है उतना का उतना विदाउट एनी ड्रॉप आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक, जब तक उसके साथ कोई और रेजिस्टेंस हम नहीं जोड़ते। बात समझ में आई कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए वायर, कनेक्टिंग वायर इज a constant value, या
यू कैन से दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए कनेक्टिंग वायर इज जीरो। ये मत याद रखना कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ तो करंट नहीं है, करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, बट उसका रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से, करंट उसमें फ्लो हो रहा है बट उसका रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो जीरो हुआ। पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हुआ तो उसका मीनिंग क्या है कि पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट क्या रहेगा, सेम। मींस ये जो वायर है यहां से लेके यहां तक जो वायर है, ठीक है, उसका ये जो बी एंड है वो बी एंड किससे जुड़ा है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल, जिसको हम वी बोल सकते हैं, और दूसरा जो लोअर पोटेंशियल होता है उसको क्या बोल देते हैं, जीरो। तभी जो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करोगे तभी वो आएगा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अभी बताया था कि 5 वोल्ट की बैटरी है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है कि उसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, उन दोनों के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। वो आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हो कि आपने हायर पोटेंशियल को 5 दे दिया, लोअर को कितना देना पड़ेगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 0 दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो कनेक्टिंग वायर है यहां से लेके यहां तक, इसमें ये जो बी एंड है वायर का, ये वी पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसका मीनिंग बी का पोटेंशियल कितना, वी, इस पॉइंट का कितना 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 वी। समझ गए कि ये पोटेंशियल कैसे पहुंच गया ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सेम यहां से वी 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 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा वी, यहां से चलता जाएगा वी, यहां से जीरो चलेगा जीरो चलेगा जीरो चलेगा जीरो पहुंच गया। इसका मीनिंग समझ गया कि जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या जितनी वोल्ट की बैटरी थी उतना का उतना ही पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस पड़ जाएगा। मींस पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा जहां पे रेजिस्टेंस है। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है तो हमने क्या देखा कि उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा, जीरो। बात समझ में आई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात तो समझ में आ गई कि जितनी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं बैटरी से वो एज इट इज वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पड़ती है। मींस इसके R1 के अक्रॉस भी V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। मींस पोटेंशियल ड्रॉप in any individual resistance is same। बात समझ में आ रही है, क्या है, सेम। ठीक है। सेकंड, करंट देखते हैं। ये याद रखना वहां पे क्या था, सीरीज में करंट सेम था, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल सेम है। अब करंट यहां से चलेगा, करंट यहां से चला कनेक्टिंग वायर में, यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद जो ये आई करंट है इसके पास 3 रास्ते हैं, इधर जाके इधर जाने का, सीधा निकलने का, इधर से, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, करंट बट जाएगा। यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2, यहाँ पे जाएगा I3, I1 यहाँ से गया, I2 यहाँ से आया, I3 यहाँ से आया, अगेन मिलके टोटल करंट I, और ये I करंट अगेन बैटरी में। इसका मीनिंग क्या है, करंट क्या होता है, डिवाइड। जो करंट है हमारा I वो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो उनकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, I1 जो किसके बराबर है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल जो कि क्या है V, डिवाइड बाई उसका रेजिस्टेंस R1। सेकेंडली I2 करंट वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस V अपॉन R2। I3 V अपॉन R3 निकाल लिया। यहां पे क्या देखा कि ये जो करंट है I1, I2, I3 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि करंट इनसाइड
parallel combination is inversely proportional to resistance, means I1 का रेशियो, I2 का रेशियो, I3 का रेशियो विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 का रेशियो, 1 अपॉन R2 का रेशियो, 1 अपॉन R3 का रेशियो। वहां पे क्या आया था, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 रेशियो इज इक्वल टू R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो। बट यहाँ पे करंट बट रहा है। क्या बट रहा है? करंट बट रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि करंट का रेशियो लिखेंगे। और हमने क्या देखा कि I1, I2, I3 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मींस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें से उतना ही कम करंट। कॉमन सेंस की भी बात है कि मान लेते हैं कि R1 इन सब में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, करंट यहाँ पे आके देखेगा कि मेरे लिए इजी पाथ कौन सा है मूव करने के लिए। उसे देखा कि R1 तो सबसे ज्यादा है, सबसे टफ रास्ता है यहाँ से गुजरना, तो वो क्या करेगा, जो इजी रास्ते हैं उनमें से ज्यादा फ्लो होगा और जो टफ रास्ता है उसमें से कम फ्लो होगा। करंट फ्लो इज लाइक ए वाटर फ्लो। वाटर क्या है, उसको जिधर से इजी पाथ मिलेगा फ्लो होने के लिए वहां से तेज स्पीडली मूव करता है, और जहां पे ज्यादा उबड़ खाबड़ टाइप का होता है वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो करता है, क्योंकि उस पाथ में बाधाएं ज्यादा है। ठीक है, सेम हाल क्या है करंट का है। करंट जब इस पॉइंट पे आएगा तो वो कैसे फ्लो करेगा, जहां पे उसे इजी पाथ है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट का फ्लो होगा, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा मींस टफ पाथ है वहां से कम फ्लो होगा। बात समझ में आई? इसलिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ब्रांच ऑफ द सर्किट। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और जब ये होता है तो आप रेशियो लिख सकते हो कि I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 इज इक्वल टू R1, R2, R3। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। चलो करो स्टार्ट। इक्विवेलेंट निकाले पैरेलल का, तो R इक्विवेलेंट निकालना हो पैरेलल में तो क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही है, करंट। तो अलग अलग करंट निकालो, टोटल करंट के बराबर रख दो। मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी भी R इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करो, जो चीज डिवाइड हो रही है उसकी अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो और उन टोटल का ऐड कर दो किसके बराबर, टोटल करंट के बराबर, मींस टोटल अमाउंट के बराबर। यहाँ पे टोटल करंट है तो टोटल कर देते हैं। अलग अलग करंट हमने निकाल लिया, I1, I2, I3। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू टोटल करंट I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, जस्ट वैल्यू रख दिए, इज इक्वल टू I। V कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू I अपॉन V। यहां से V कॉमन निकाला, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ V अपॉन I। एक्चुअली ये क्या है, I अपॉन V। V क्या है, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। I क्या है, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। अगर V अपॉन I करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, समझ आया? V अपॉन I रेजिस्टेंस होता है तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। और ये टोटल पोटेंशियल है सर्किट का, ये टोटल करंट है सर्किट का, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का नाम हम क्या देते हैं, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 अप टू प्लस 1 अपॉन Rn, अगर आपके पास n रेजिस्टेंस हो तो। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये बात याद रखना, भूल नहीं जाना कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए connecting wire is always zero. There is no potential drop between, now there is no potential drop across the wire, and potential difference between 2 points of a connecting wire is always same. अब आगे सुनो, अगला पॉइंट,
अब मान लेते हैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ अच्छी बातें, काम हो गया इसका, बस ये मेन पॉइंट इसी के ये चार ही है कि अगर मोर देन टू वे हो, टू या मोर देन टू वे हो, तो वो जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल होगा, पोटेंशियल उनमें सेम रहता है, अभी समझाया पोटेंशियल सेम, ठीक है, सारे के अक्रॉस क्या है V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, तो डिवाइड कौन होगा, करंट, करंट हमेशा उधर से ज्यादा जाएगा जिधर से इजी पाथ है, ठीक है, उधर से कम जाएगा जिधर टफ पाथ है। उसके बाद ये हमने एक अच्छा खासा आउटकम निकाला इस चीज से जो कि बहुत अच्छा यूजफुल होगा। उसके बाद हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, आर इक्विवेलेंट निकालने की सेम अप्रोच, जो चीज बढ़ रही है उसको अलग अलग निकालो और सम करके टोटल के बराबर पुट कर दो। इसके बाद देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो R1 है ये है हमारा 2 ओम का, ये है 4 ओम का और ये है 8 ओम का। कितने ओम का, 8, ठीक है, 4 2, चलो देखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, पहले 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आया 8 4 2 1, ये आ गया क्या 7/8, अजीब सा आया है ना, चलो कोई नहीं। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8/7 ओम। 8/7 ओम मींस नियरली इक्वल टू 1.1 ओम। क्या आया, 1.1 ओम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा ही इंडिविजुअल जो वैल्यू है उनमें जो सबसे कम है उससे भी कम होगा। सीरीज में क्या आया था, सीरीज में जो हमारा आर इक्विवेलेंट आया था उसकी वैल्यू इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है उससे भी ज्यादा आया था। जैसे पिछले में हमने क्या लिया था 2 4 6, है क्या नहीं, अब 2 4 6 लिया था तो उसका मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग ये था कि जो टोटल 12 आया वो इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा 6 था उससे भी ज्यादा था। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल में सबसे कम है उससे भी कम आएगा। तो 2 पॉइंट हमेशा और याद रखना कि जब कभी भी हमें गिवन रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कैसा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई। और गिवन रेजिस्टेंस से हमें कम वैल्यू चाहिए तो हमें उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए। गिवन रेजिस्टेंस है बहुत सारे और मैं आपसे बोलूं कि उनको इस तरह से जोड़ो कि उनसे हमें कम से कम जो वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी कम आर इक्विवेलेंट निकले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। और मैं बोलूं जो सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकले तो आप क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो आर इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल में जो सबसे ज्यादा होता है उससे भी ज्यादा होता है, बल्कि पैरेलल में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है। बात समझ में आई। अगर 6 ले लें तो मेरे हिसाब से एलसीएम कितना आ गया 12, और एलसीएम 12 आने के बाद 6 प्लस 3 प्लस 2, अरे नहीं ऐसा ही अजीब सा ही आएगा तो अपने 8 ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि पूरा कट जाए और ये जो अजीब सा है ये ना आए, कोई नहीं अभी ले लेते हैं। यहाँ क्या आया था 8 एलसीएम 4 2 प्लस 1, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो ये एक और बात समझ में आ गई कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो सबसे कम होगा। सेकंड पॉइंट, एक और पॉइंट, ये भी आर होता, ये भी आर होता और ये भी आर होता, मींस तीनों के तीनों आर होते तब क्या होता, ठीक है। तब हमारा 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट क्या लिखते, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n अपॉन आर लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये n रेजिस्टेंस है सभी की वैल्यू सेम है तो आप ये लिख सकते हो
दिस इंप्लाइज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन, मीन्स ये जो इंडिविजुअल वैल्यू थी आर अलग अलग, उसका भी 1/n टाइम्स क्या है, 1/n टाइम्स डिक्रीज हो गया। उसमें क्या आ रही थी एन आर, तो याद रखना, ठीक है। जब कभी भी आपको लगे कि 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि 3 3 3 और तीनों पैरेलल में जुड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तभी करना है जब सारे के सारे रेजिस्टेंस जुड़ने वाले क्या हो, सेम वैल्यू के हो। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं फोर्थ पॉइंट क्या, कई पॉइंट चल रहे हैं, समझते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ। मैं बोलूं आपको आर इक्विवेलेंट जो सीरीज में है उसको डिवाइड करो आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल, तो उनका रेशियो हमेशा क्या आएगा n स्क्वायर। कैसे, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, ये इक्वल वाली बात कंडीशन कर रहा हूं मैं, उसमें कितना आता था रेजिस्टेंस एन आर, इसमें कितना आता है आर बाई एन, तो जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, ये n है डिवाइड में 1/n है, n ऊपर चला जाएगा तो n मल्टीप्लाई बाई n, n स्क्वायर। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, ये जो पोटेंशियल है ये मान लेते हैं कितना, वही 24 वोल्ट, कितना मान लेते हैं 24 वोल्ट। तो मैं बोलूं पोटेंशियल तो सेम है, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, आप फटाक से बोल दोगे 24 वोल्ट, R2 के अक्रॉस कितना है 24 वोल्ट, R3 के अक्रॉस कितना है 24 वोल्ट। बट मैं बोलूं कि करंट बताओ, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं आपसे अलग अलग करंट की वैल्यू भी पूछ सकता हूँ कि R1 में कितनी फ्लो हुई, R2 में कितनी फ्लो हुई, फलाने में कितनी फ्लो हुई, ठीक है। तो सुनो, I1 की क्या है, I1 है टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय R1, तो व्हाट डज इट मींस, टोटल पोटेंशियल मींस 24 वोल्ट, कितना है 24 वोल्ट, और R1 जो आया आपका ये क्या है R1, ठीक है, R1 जो आया ये कितना माना था मैंने 2 ओम, हाँ जी, तो V1 क्या बोल रहा हूं मैं, I1, R1 के अक्रॉस जो करंट है I1 वो क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो कि V है डिवाइड बाई R1, तो इसका मीनिंग क्या है 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 एम्पियर। बात समझ में आई, इस 4 ओम में कितना हो जाएगा, ठीक है, इस 4 ओम में हो जाएगा क्योंकि ये 4 ओम माना है, ये 8 ओम के बराबर माना है, तो इस 4 ओम में कितनी हो जाएगी टोटल 24 डिवाइड बाई 4 6 एम्पियर। इस 8 ओम में कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4, अरे यार 8 3 एम्पियर, ठीक है। टोटल करंट कितना आया I1 I2 I3, तो टोटल करंट देखो कितना आया, टोटल करंट आया आपका 12 प्लस 6 प्लस 3 दैट इज 21 एम्पियर, ठीक है। आप टोटल करंट सर्किट का ऐसे भी निकाल सकते हो, ये देखो आपने अलग अलग निकाल दिए, टोटल करंट ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल करंट I इज इक्वल टू, टोटल करंट I इज इक्वल टू कितना आया, ये आया टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हम आर इक्विवेलेंट दे रहे हैं उसका नाम, जो कि हम निकाल चुके हैं 7/8, अरे यार 8/7, ठीक है। तो करो, V कितना है 24, आर इक्विवेलेंट कितना है आपका 8/7, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 24 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 3 जा, देखो इस फॉर्मूले से भी आ गया, और अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हो, मींस ये तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे वैसे करंट निकाल दो, ठीक है। टोटल सर्किट का पूछे कि टोटल सर्किट में कितना करंट है, सिर्फ आपसे क्या पूछे कि टोटल सर्किट में कितना करंट है, पैरेलल में बात चल रही है सिर्फ, अभी ये पैरेलल के ही है सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो पैरेलल में पूछे तो या तो अलग अलग निकाल लो, I1 अलग निकाल लिया, I2 अलग निकाल लिया, I3 अलग निकाल लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ओके। उसके बाद तीनों को ऐड कर दो दैट विल बी टोटल करंट, जो ये मैंने किया, या ऐसे कर लो पहले पूरे के पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। वोल्टेज टोटल सर्किट की 24 है,
टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइड कर दो, वो भी सेम आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि मान लेते हैं कि ये जो सर्किट है, इतना सा जो सर्किट है यहां से लेके यहां तक, ये किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और वो पार्ट मैंने आपको दे दिया इस तरह से कि यहां से करंट आ रहा है 21 एम्पियर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया मैंने, वोल्टेज कितनी है फलाना टिकड़ा कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैं आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दे दिया कि उसमें 21 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है और उसके अंदर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन 21 एम्पियर, सिर्फ इतना सा दिया, और ये R1 R2 R3 दे दी, जो कि मैं मान चुका था 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ R1 R2 और R3 में कितना रेजिस्टेंस है, सॉरी कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि आपने करंट निकालने के लिए क्या किया, इसके अक्रॉस पड़ने वाला पोटेंशियल जो किसके बराबर था, जितनी बैटरी अप्लाई की उतना ही, लेकिन मैंने ये बैटरी नहीं दी, मैंने ये करंट दे दिया। ठीक है, कि 21 एम्पियर करंट इसमें एंटर कर रहा है, तो बताओ 2 ओम में कितना, 4 ओम में कितना और 8 ओम में कितना है। ठीक है, तो करें, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि जो I1 करंट रेशियो I2, इसमें मान लेते हैं कि I1 गया, इसमें गया I2 और इसमें गया क्या I3, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 जो कि 2 रेशियो 1/R2 जो कि 4 रेशियो 1/R3 जो कि 8। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो I1 I2 रेशियो I3, सभी को क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, समझ आया? या जब कभी भी ऐसा हो जैसे 1/2 में इनको कुछ ऐसे सिंपलीफाई रेशियो निकालना हो, तो आप क्या करो, जो नीचे मल्टीप्लाई है ना 2 4 8, उसको एज इट इज ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपको एलसीएम सा नजर आ रहा है कि 8 है, 8 सबसे डिवाइड हो जाएगा, मींस वो फैक्टर चूज कर लो जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, उसमें क्या है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे की, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे की, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे की, रेशियो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? पक्का? हाँ जी, तो 8 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो वो आ गया 4 2 2 1। ठीक है, अब I1 निकालना है, I1 निकालना है तो I1 का रेशियो जो कि क्या है 4 डिवाइड बाय टोटल रेशियो 4 + 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, टोटल करंट कितना है 21 एम्पियर। इसका मीनिंग क्या है, I1 किसके बराबर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 7, 4 2 + 1 3 12 एम्पियर। I1 किस कॉन्सेप्ट से निकाला था, जब हमें वोल्टेज मालूम थी, तब वोल्टेज मालूम थी तो कोई बात करनी ही नहीं है, सीधा वोल्टेज उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस करंट मिल जाएगा आपको। बट अगर आपको सर्किट में एंटर करने वाला करंट गिवन हो और ये वोल्टेज गिवन ना हो, तो आपको ये वोल्टेज मालूम नहीं होगी, मालूम होगा तो सिर्फ क्या ये करंट, और तब आपसे पूछ ले कि बताओ अलग अलग इंडिविजुअल करंट कितना है, तो ये अप्रोच फॉलो करनी है आपको। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि I2 निकालो, तो I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I2 का जो रेशियो है वो डिवाइड बाय टोटल रेशियो 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, 7 या 21 दूनी 6 एम्पियर। हाँ, R2 में 4 ओम में कितना 6 एम्पियर। I3 करंट का रेशियो जो कि क्या है 1 डिवाइड बाय टोटल 2 4 1 7 मल्टीप्लाई 21। अरे छोटी छोटी कैलकुलेशन है, फास्टली कर रहा हूं तो पॉज पॉज करके कर लेना। ठीक है, जिसको नहीं आए। क्या हो गया 3 एम्पियर। 8 ओम में से कितना हुआ 3 ओम, और यहाँ पे देख भी रहे हो आप 8 ओम मींस ज्यादा रेजिस्टेंस, मींस टफ रास्ता किसके लिए, करंट के लिए, तो इसमें से कम फ्लो होगा 3 एम्पियर। सबसे इजी
रास्ता जो है, इजी पाथ कौन सा है करंट के लिए, 2 ओम, सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो ये उधर से ज्यादा अमाउंट में दौड़ेगा। तो 2 ओम में देखो करंट भी ज्यादा है, कितना 12 एम्पियर, और टोटल जो करंट है वो हमारा कितना है 21 ही है, 12 6 18 3 21। ठीक है, यहाँ से 21 गया, इजी रास्ते में से ज्यादा, उसमें से थोड़ा सा फिर कम, और इसमें सबसे कम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये छोटी छोटी ट्रिक है, ये कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट होंगे उनको सोल्व करने के लिए ये यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द, हमेशा, जो हम पोटेंशियल के मैं पहले करा चुका। और सीधा दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या है, सबसे बेसिक सर्किट है जो आप 10th में भी पढ़ चुके। अभी 12th में और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे, मींस बीच में कहीं पे सीरीज कॉम्बिनेशन, कहीं पे फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे। तो वहां पे आपको क्या होगा कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उनके बीच में अक्रॉस पोटेंशियल मालूम होगा, करंट मालूम नहीं होगा। तो हमें कुछ न्यूमेरिकल को कम से कम टाइम में सोल्व करना है, तो हम डायरेक्ट पोटेंशियल गिवन से भी सीरीज में, सॉरी हाँ पैरेलल में डायरेक्ट पोटेंशियल से भी ऐसे करंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट करंट रेशियो से डायरेक्ट करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं आज मैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो लंबा हो गया लेक्चर, और लंबा करते हैं 20 मिनट का। देखो अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो रेजिस्टेंस है इनको हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो जोड़ने वाले जो रेजिस्टेंस है ये बने होते हैं कार्बन के, कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस। आपने देख भी रखे होंगे लैब में, जो इस तरह के होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, और उनके अंदर एक इधर एंड होता है, एक इधर एंड होता है, बीच में ऐसी क्वाइल होती है। ठीक है, अंदर क्वाइल होते हैं, ऊपर क्या होता है, कार्बन की से कोटिंग कर दी जाती है, दो वो एंड छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए किसी भी सर्किट में, किसी सर्किट में जोड़ोगे रेजिस्टेंस तो दो एंड तो होनी चाहिए, है ना। ये दो वो एंड है, और उनके अंदर होती है क्या, क्वाइल की फॉर्म में लिपटा हुआ वायर। और ये जो वायर होता है ये किसका बना होता है, एलोय का, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका था, टंगस्टन, कंस्टेंटन, यूरेका, निक्रोम, ये सब एलोइस हैं जिनकी रेजिस्टिविटी तो क्या होती है बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बहुत कम। इसलिए अगर वो 5 ओम का है तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद वो 5 ओम ही होगा। याद आया एग्जांपल जो लास्ट वीडियो में करवाया था, याद नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस बने होते हैं इस तरह के, कि क्वाइल ली जाती है किसकी, एलोय की, उसके ऊपर कार्बन की कोटिंग कर दी जाती है। अब उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 5 ओम का बनाना है तो वायर भी क्या होगा, एक छोटा सा वायर इतना होगा, तो उससे रेजिस्टेंस भी क्या बनेगा, छोटा सा ही बनेगा। ठीक है, लैब में आपने देख भी रखा है, बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो वो इस तरह के होते हैं, उसके अंदर क्वाइल होती है, ऊपर कार्बन कोटिंग, इसलिए इन्हें बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस, दो एंड होते हैं। और ये यूज क्यों करते हैं, एक तो ये साइज में बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे से कॉम्पैक्ट साइज होता है। सेकेंडली हाई रेजिस्टेंस इससे आप बना सकते हो बहुत इजीली। ठीक है,
हाई रेजिस्टेंस का बनाना है फिर भी क्या होगा, आपको लार्ज वायर लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि ये जो जिसके बने होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी पहले से ही क्या होती है, बहुत ज्यादा, तो छोटा सा वायर ही क्या करता है, हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। तो एक तो कॉम्पैक्ट साइज होता है और हाई रेजिस्टेंस आप इजीली बना सकते हो, हाई रेजिस्टेंस भी बना सकते हो छोटे से साइज से। लेकिन ये इतने छोटे साइज के होते हैं, इनके ऊपर लिख नहीं सकते कि ये 5 ओम, ये 5000 ओम, ये 1000 ओम, इनके ऊपर हम लिख नहीं सकते। तो उनको पता करना है कि ये कितने रेजिस्टेंस के होती है, तो उनके ऊपर बारीक बारीक कलर से स्ट्रिप बनाई जाती है, कलर की स्ट्रिप बना देते हैं, जिसे बोलते हैं हम कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। उन्हें क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस उन कलर से ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितने ओम का है। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड है, एक कलर पूरे वर्ल्ड में एक ही मीनिंग रखता है, चाहे वो इंडिया में यूज हो रहा है तब भी उसी का यही मीनिंग है, बाहर कहीं फॉरेन में यूज हो रहा है उसका मीनिंग भी यही है। तो ये जो कलर कोडिंग है ये पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है। ठीक है, रेजिस्टेंस आप कहीं से खरीद लो, उन कलर कोडिंग की हेल्प से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, उसके लिए एक टेबल है, वो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, और याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर कलर कितने होते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस है, ये उसके दो एंड है। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है, एक स्ट्रिप कलर की स्ट्रिप यहाँ पे मिलेगी, जिसका नाम आप दे दो स्ट्रिप का R1 स्ट्रिप। दूसरी स्ट्रिप यहाँ पे मिलेगी, तीसरी स्ट्रिप यहाँ पे मिलेगी, उसका नाम दे दो R3, और एक थोड़ा सा डिस्टेंस गैप के साथ मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा उसके गैप के साथ मिलेगी, दैट इज R4। हमेशा हर रेजिस्टेंस पे 4 स्ट्रिप आपको मिलेगी ही मिलेगी, हमेशा मिलेगी। कोई भी कार्बन का छोटा सा रेजिस्टेंस उठाना, ठीक है, और उसको बारीकी से देखोगे तो उसके ऊपर बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक आपको 4 स्ट्रिप 110% मिलेगी। और उन्हीं कलर को ही देख के हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है हमारा छोटा सा, ये इतनी वैल्यू का है। ठीक है, और वो कलर कोडिंग क्या है, ध्यान से सुनो। ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप हमेशा लेफ्ट से काउंट करनी है, R1 R2 R3 ये 3 पास में होंगी, और फिर एक थोड़ी सी गैप के साथ फिर R4 होंगी। पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी और चौथी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर क्या होगा, वो उससे क्या टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, मैं वो भी लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू पहली डिजिट, ये जो R1 कलर है ये हमें पहली डिजिट देगा, ये जो R2 है हमें दूसरी डिजिट देगा, और ये जो R3 है ये हमें मल्टीप्लायर देगा। मल्टीप्लायर समझ गए, जैसे मैं 3 लिखूं तो 10⁻3। ठीक है, और ये देगा हमें R4 देगा हमें क्या, टॉलरेंस बता देते हैं। R1 देगा हमें फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी रेजिस्टेंस है 44 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 5% लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी बताते हैं। R1 फर्स्ट डिजिट, मतलब ये जो R1 है उसको देख के हमें अंदाजा लगाना है कि वो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखोगे। R2 सेकंड डिजिट, मल्टीप्लाई R3 क्या देगा हमें, मल्टीप्लायर कितना करना है, 10⁻3 लिखना है, 10⁻4 लिखना है। R4 R3 देगा सेकंड डिजिट, सॉरी R जो 2 है वो हमें देगा सेकंड डिजिट, और जो R3 है वो हमें देगा मल्टीप्लायर, और R4 देगा हमें टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस होती है कि उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी वेरी कर सकती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, थोड़ा माड़ा चेंज आता है ना। ठीक है, अब थोड़ा माड़ा चेंज आता है तो उसके मीनिंग क्या है कि वो 5 ओम की है तो क्या होगी कि वो 5 पॉइंट समथिंग या 4.9 समथिंग, इस तरह से उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो वो उसकी कितनी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, कितनी वैल्यू परसेंटेज में कम या ज्यादा हो सकती है, वो हम पता लगाएंगे फोर्थ स्ट्रिप से। मींस टॉलरेंस हमेशा किस में पाया जाएगा, आपको 5%, 10%,
और 20%। ठीक है, समझ आया? 5%, 10%, 20%, इस तरह से उनकी क्या होगी, वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है, और इस स्ट्रिप को बोलते हैं टॉलरेंस स्ट्रिप। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिप क्या कहलाती है, फर्स्ट डिजिट स्ट्रिप, सेकंड डिजिट स्ट्रिप, मल्टीप्लायर स्ट्रिप एंड टॉलरेंस स्ट्रिप। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा आइडिया रखना, ये टॉलरेंस हमें क्या देता है कि उसकी कितनी परसेंटेज वैल्यू गिवन वैल्यू से कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं कलर लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या R1, और साथ साथ में क्या लिख देता हूं R2, क्योंकि ये तो क्या है, दोनों डिजिट है, क्या है, डिजिट। अब डिजिट है तो वो R1 और R2 सेम रहेंगी। ठीक है, कलर से ब्लैक है तो दो जगह ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक, तो R1 और R2 की दोनों की डिजिट क्या रहेंगी, सेम। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं कि कलर के अकॉर्डिंग R3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखता हूं कलर के अकॉर्डिंग R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद टॉलरेंस अलग से लिखूंगा मैं। ठीक है, मींस R4 में अलग से लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कलर, यहाँ पे लिख देता हूं क्या, R4, जो कि क्या है, टॉलरेंस। ठीक है, तो चलो करें स्टार्ट। इसको याद कैसे लिखना है कलर से, उसके लिए एक सेंटेंस है, वो क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज Great Britain has very good wife। ये सेंटेंस याद रख लेना, क्या है कि बीबी रॉय किसी का नाम है और वो कहाँ का है, ग्रेट ब्रिटेन का, उसकी जो बीवी है वो बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत नहीं है, गुड है, अच्छी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है बी, सॉरी फर्स्ट लेटर है बी, यहाँ पे जी, यहाँ पे बी, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे वी, यहाँ पे जी, और यहाँ पे डब्ल्यू, इनसे कलर बनेगा। सबसे पहले बी से ब्राउन, नहीं सॉरी ब्लैक, बी से ब्राउन, ठीक है, आर से रेड, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से व्हाइट। गलत लिख दिया यार, सॉरी, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, रेड, ओ से ऑरेंज, क्योंकि ये भी मैंने कैपिटल लिखा है, ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्लू व्हाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, याद रखना ये कलर ऐसे ही सीरीज में होने चाहिए, थोड़ा सा याद है रखने के लिए लाइन याद रख सकते हो। ये याद रखना, दो बीबी है तो पहला ब्लैक ब्राउन, ठीक है, ब्लैक ब्राउन, उसमें दो जी है, एक जी ए है, एक जी ए है, तो जो पहला है उसको याद रखना जी आर ई, मींस ग्रीन, ग्रे भी हो सकता है, ये जी आर ई, तो वो बस आप कैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, लाइन वो है, और सीधा का सीधा रख सकते हो, तो फिर कहना ही क्या है आपका, है ना। तो सबसे पहले R1 और ब्लैक कलर है तो उसकी जो डिजिट है, जैसे कि R1 और R2 क्या देते हैं हमें, डिजिट, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। तो अगर ब्लैक है तो उसके लिए डिजिट लिखेंगे 0, R2 भी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। R3 क्या देता है हमें, मल्टीप्लायर, तो कलर के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लायर लिखेंगे 10 to power 0, 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3 4 5 6 7 8 9। अब स्ट्रिप R4 के लिए और देख लेते हैं। ठीक है, उसके तीन ही कलर होते हैं
और R4 को हमें क्या वैल्यू असाइन करनी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। कलर होते हैं गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। गोल्ड होगा तब आपको प्लस माइनस 5% रखना है। टॉलरेंस मींस जो टोटल रेजिस्टेंस R निकल के आएगा उसकी 5% वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। सिल्वर का क्या होगा, प्लस माइनस 10% और नो कलर में होगा प्लस माइनस 20%। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक करके। जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी एक रेजिस्टेंस गिवन है R, ठीक है, और उसके ऊपर 4 स्ट्रिप है 1 2 3 4। तो पहली स्ट्रिप का नाम हम R1 देते हैं, R2 R3 और R4। और जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो क्या है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर और इसकी टॉलरेंस, ठीक है। अब मैं इस पहली स्ट्रिप का नाम क्या दे देता हूं, ब्लैक। दूसरी का दे देता हूं मैं वॉयलेट। तीसरी का मैं दे देता हूं क्या, व्हाइट। और चौथी का दे देता हूं क्या, गोल्ड। ऐसे ऐसे कलर से स्ट्रिप बनी हुई होगी उस छोटे से कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको करना है भाई साहब उस कार्बन रेजिस्टेंस को बारीकी से देखना है और ये कलर पहचानने हैं, ठीक है। आपने पहचान लिया कि पहला स्ट्रिप जो है ब्लैक है, दूसरी वॉयलेट, तीसरी व्हाइट और चौथी गोल्ड। तो सबसे पहले ब्लैक हमें R1 फर्स्ट डिजिट देगा, वॉयलेट R2 सेकंड डिजिट देगा, तीसरी व्हाइट मल्टीप्लायर देगा और जो ये फोर्थ है ये हमें टॉलरेंस देगा कि उसकी कितनी वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज के अंदर हो सकती है। तो करो, ब्लैक ब्लैक है उसके लिए डिजिट हमने क्या असाइन कर रखी है, 0। R2 वॉयलेट, वॉयलेट ढूंढो 7 मल्टीप्लाई 10। R3 R3 क्या है, व्हाइट, तो व्हाइट के लिए नंबर क्या है 9 प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड ढूंढो 5%। इसका मीनिंग कितना है, 7 इंटू 10⁻⁹ प्लस माइनस 5% ओम इसकी वैल्यू है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वही आपके पास कार्बन रेजिस्टेंस से कोई भी R जो आपको निकालनी है, उसके पास सिर्फ 3 स्ट्रिप है, R1 R2 और R3, चौथी है ही नहीं, फोर्थ है ही नहीं। और कलर आपको दे दिया क्या, पहली जो है वो मान लेते हैं क्या, ग्रे। दूसरी जो स्ट्रिप है वो मान लेते हैं येलो। तीसरी स्ट्रिप मान लेते हैं ऑरेंज। फोर्थ है ही नहीं, तो क्या करोगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपना वही, R1 R2 10⁻⁴ प्लस माइनस R4। R1 क्या है, ग्रे, ग्रे के लिए डिजिट 8। दूसरी क्या है, येलो, येलो ढूंढो, येलो के लिए डिजिट 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। R3 ढूंढो, R3 है क्या पहले, ऑरेंज, ऑरेंज क्या है 3, तो 10⁻³ प्लस माइनस, चौथी है ही नहीं मींस नो कलर, चौथी स्ट्रिप का कोई कलर है ही नहीं, तो प्लस माइनस 20% ओम, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 84 किलो ओम प्लस माइनस 20%। बात समझ में आई, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस पे, ठीक है, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में, तो अच्छे से करना, पूरा लेक्चर अच्छे से देखना, नोट्स मैं भेज दूंगा।